तो स्टार्ट किया जाए। यस तो देखो डियर, बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट सिलेबस हमें पढ़ना है, पर इसमें से बहुत सारा तो हम सॉम में ही कवर कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास छोड़ा नहीं है पढ़ने के लिए। तो परंतु फिर भी यहाँ पर क्या है, कुछ तो पॉइंट ऐसे हैं जो कंपटीशन में आते हैं। अब अगर उसी सिलेबस पे फोकस करो तो केवल मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर ही ख़त्म होने वाला है। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी जाती हैं जो अदर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, भले वो डायरेक्टली कंपटीशन में न आए, परंतु यहाँ से अगर हम उन्हें सीखेंगे तो आने वाले सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, राइट और रॉन्ग। क्योंकि सारे फंडामेंटल हैं यहाँ पे। ये इंटर क्लास का सब्जेक्ट है, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ही नहीं है। ये तो हाई स्कूल 11वीं और 12वीं का सब्जेक्ट है, फिजिक्स का और थोड़ा सा मैथमेटिक्स का, दोनों का मिक्सचर मान सकते हैं आप इसे, समझ आ ना। तो बेसिक फंडामेंटल इसमें है, कोई ज़्यादा बड़े इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं छिपे हैं, राइट। तो उन्हीं फंडामेंटल्स को हमें देखना, क्योंकि बिना फंडामेंटल के हम इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग क्या कहीं भी जाओगे तो आपको फंडामेंटल की तो जरूरत पड़ेगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जनरली 5 चैप्टर हमारे होने वाले हैं जो हम पढ़ेंगे मेनली, राइट। तो उनमें से आज सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, और इस पहले चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सिस्टम ऑफ फोर्सेज, राइट और रॉन्ग। और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हम देखने वाले हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेज में हम इस वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा, राइट। क्या क्या देखेंगे, पहले तो यहाँ फोर्स देखेंगे क्या होता है, वेट और मास में अंतर देखेंगे क्या होता है, फिर यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेज क्या होता है वो देखेंगे, फिर एक से ज़्यादा फोर्स लगे होते हैं किसी बॉडी के ऊपर, उनका रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे आप, लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ेंगे, है ना, और फिर क्या लामी थ्योरम पढ़ेंगे। समझ आनी है, सारी चीज़ें हम यहीं कवर कर लेंगे। और बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से कंपटीशन में आते हैं, राइट। जैसे लामी थ्योरम बहुत जगह जरूरत पड़ती है हमें, समझ आना, पूछ ली जाती है वो होता क्या है, राइट, उसका स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। तो ये सब देखेंगे, राइट। चलिए इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा हमारा सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वहाँ पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, सेंट्रोइड की बात करेंगे, और आपने देखा होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सीधे फॉर्मूले पूछता है, समझ आना, कि सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, सेमी सर्कल का या स्फेयर का या कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। तो वहाँ के कुछ ग्रेविटी के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उन्हें सीधा याद रखना होता है हमें, समझ आना। अब रेक्टेंगल का कोई भी पूछ ले तो गधा भी बता देगा कि ये अगर L है और ये B है तो सेंटर में होती है, यहाँ से B/2, यहाँ से L/2। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2-4 ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। वहाँ तो शंकु अगर बना दिया जाए कौन, समझ आना। यहाँ सर जी दिक्कत है, तो यहाँ क्या हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, उन फॉर्मूलों के सहारे हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करके इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन कहाँ है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे हैं, वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकालेंगे और एक एक नंबर में धड़ाधड़ वही कंपटीशन में आएंगे। जेई में भी आते हैं, एई में भी आते हैं, सीधा पूछता है वो, समझ आ ना। कि जैसे कि पूछ लेगा ये बताओ जो सेमी सर्कल है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, यहाँ होती, पर पूछता क्या कि जो बेस है इसका यहाँ से डायमीटर से कितनी दूरी पे है, तो क्या होता है 4r/3π। तो ऐसे से रिजल्ट होते हैं वहाँ पे जो दिखते हैं, राइट। चलिए खैर वो अगले चैप्टर की बात है तो वहाँ पे हम देखेंगे, यानी हर एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आना। और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा थोरो पढ़ेंगे, समझ आना, और उसमें से बीच बीच में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते जाएंगे जो कंपटीशन में आए हुए हैं, राइट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, इस हेडिंग में हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो मास कॉमा वेट एंड फोर्स, इन 3 चीजों को हम यहां पर पढ़ेंगे, ये क्या होती है। चलिए तो देखो बच्चों सबसे पहली बात करते हैं मास की। तो मास क्या है सर जी, मास तो कुछ नहीं है, मास केवल किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की या किसी भी सिस्टम की क्वांटिटी को बताता है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, समझ आना। और इस क्वांटिटी को जनरली हम किलोग्राम में मापते हैं, समझ आना। तो मास को क्या कह सकते हैं सीधा आप, कि इट इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है, समझ, मैटर का मतलब पदार्थ, यानी कोई मटेरियल कहें या मैटर कहें एक ही बात है, राइट और रॉन्ग। या तो इट इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी ऑफ मैटर्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर्स और मटेरियल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप,
बताए बच्चों, बात क्लियर है या नहीं? और इट इज मेजर्ड इन केजी, ये किलोग्राम में मापा जाता है। समझ आया ना? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सर जी वेट की, कि वेट क्या होता है। अब वेट को तो न्यूटन में मापते हैं, अब न्यूटन तो फोर्स होता है, तो इसका मतलब सर जी यहाँ से इतना तो मात्रक देख के हमें समझ आ रहा है कि वेट भी एक प्रकार का फोर्स है। बात है कौन सा फोर्स है, बस ये देखना है। तो देखो बच्चों, होता क्या कि मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई पृथ्वी है और ये पृथ्वी तल है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ खड़े होकर कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? न्यूटन की तरह सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक एप्पल थी। समझा? यहाँ पर क्या थी? एक एप्पल। एप्पल तो बना ही सकता हूँ मैं, है ना? अरे बोलो, ऐसी ही तो होती है लगभग एप्पल। समझा ना? ये तो दिल लटका हुआ है चले खैर, तो मान लो ये एप्पल यहाँ पे लटकी हुई है। अब तूफान आया, एप्पल टूटी और टूटने के बाद नीचे आ रही है। अब न्यूटन साहब सोच रहे हैं कि यार दुनिया में बिना फोर्स लगाए मोशन हो ही नहीं सकती, बिना फोर्स लगाए मोशन हो ही नहीं सकती है। समझ आया ना? तो इस एप्पल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो जरूर लगा है, और फोर्स अगर ऊपर को लगता तो ऊपर को जा रही होती, इधर को लगता तो इधर को जा रही होती। फोर्स नीचे को लगा हुआ है गारंटी के साथ में, इसलिए नीचे को आ रही है। तो यहीं से हमारे दिमाग में भी आ जाता है कि सर जी गारंटी के साथ में ये फोर्स फिर किसी ना किसी ने तो लगाया ही होगा, जो है टूट के नीचे को खींची चली आ रही है। अब नीचे देखा, नीचे तो कोई भी नहीं है। समझ? अर्थ के अलावा या धरती के अलावा कुछ भी नहीं है। तब शक कहाँ जाएगा कि धरती ने लगाया होगा, और ये शक सही भी निकला। तो इसलिए यहाँ पर जो पृथ्वी है वो किसी भी मास को, चाहे वो मास एप्पल का हो, ये नहीं कि एप्पल पसंद आ गई धरती खाना चाहती है। समझ आ ना? इसलिए अपनी तरफ खींच रही है, जो उसे पसंद नहीं होगा उसे नहीं खींचेगी। समझ आ ना? चाहे कोई भी मास हो, हर एक मास को पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है मास के ऊपर, समझा? उसी अट्रैक्शन फोर्स को वेट कहा जाता है, उस बॉडी का। समझा? उस बॉडी के, उस मास के ऊपर जितना भी अट्रैक्शन फोर्स लगा है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को उसी बॉडी के ऊपर लगाया ना वो, तो उसी बॉडी का वेट बोल दिया जाता है। राइट और रॉन्ग? तो वेट एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है जो धरती के अलावा अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स लगा रखा है। समझ आना? पृथ्वी मुझे भी अपने नीचे की तरफ खींच रही है, परंतु क्या मैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हूं वुड के, ये ऊपर को उतनी ही रिएक्शन मुझे दे रहा है, इसलिए ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मेरी बॉडी का जीरो है, ना तो मैं ऊपर जा रहा हूं ना नीचे। राइट और रॉन्ग? चले, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, समझ आ ना? आप यहाँ पे खड़े हैं और बारिश आई, और बारिश आके नीचे की मिट्टी गीली हो गई, तो गीले होते ही आप नीचे को धंसना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि गीला होने से ऊपर को फोर्स कम लग रहा है, आप पृथ्वी तो खींच ही रही है अपनी तरफ लगातार कांस्टेंट फोर्स से, तो फोर्स ज्यादा हो गया और ऊपर को लगने वाली रिएक्शन कम होगी, इसलिए मिट्टी में आप धंसते चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी उतना रिएक्शन ऑफर नहीं कर पा रही है जितना अट्रैक्शन फोर्स धरती लगा रही है। राइट और रॉन्ग? तो या तो इसका मतलब सर जी वेट है क्या? समझा? वेट किसी भी बॉडी के ऊपर अर्थ के द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को पुलिंग फोर्स, पुल यानी खींचना, तो बोल सकते हैं कि एप्पल को खींच रही है पृथ्वी अपनी तरफ, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को जो एप्पल के ऊपर लगा है इसे पुलिंग फोर्स भी कह सकते हैं हम। तो अर्थ के द्वारा लगाया गया पुलिंग फोर्स ही, किसी भी बॉडी या किसी भी मास के ऊपर अर्थ के द्वारा लगाया गया पुलिंग फोर्स ही वेट कहलाता है या नहीं? बड़ी सिंपल चीजें हैं, समझ आ ना? तो तुम झंड से कुछ भी पूछ लो, ऐसी खिचड़ी बनाते दूसरे समझ नहीं आता है। समझ आ ना? स्पेशली इन इंटरव्यू, जब कमीशन का कोई भी इंटरव्यू आप देने जाएंगे, गजेटेड पोस्ट में सब में इंटरव्यू है, जानते हो ना? स्टेट का जब इंजीनियर बनता है तो वो गजेटेड पोस्ट होती है। आप यूजेएनएल में चले जाएंगे, आप एसएससी जेई में चले जाएंगे, वो क्या वो भी गजेटेड है। एसएससी जेई के थ्रू भी आप गजेटेड इंजीनियर बनते हैं। अब गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट में अंतर क्या है? जैसे आप मान लो बीपीसीएल, आईओसीएल, बीएचएल में चले गए, तो बीएचएल में अगर आप जेई हैं तो ठीक है, आप भी सरकारी हैं, पर आपको गजेटेड नहीं है आप, यानी आपके कलम में वो अथॉरिटी नहीं है जो किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अटेस्टेड कर सकें। वो एक्स्ट्रा पावर तभी मिलेगी जब आप गजेटेड पोस्ट पे जाएंगे। पर जैसे यूके पीएससी जेई का पेपर हुआ है, यूपी पीएससी जेई का पेपर होगा, ये सब क्या है? गजेटेड पोस्ट हैं।
इसलिए इनमें पूरा एसडीएम वाली फील आती है एकदम, गाड़ी वाड़ी मिलती है, चपड़ासी मिलता है, ऑफिस मिलता है, समझा ना, 2 रूम सेट 2 BHK फ्लैट मिलता है रहने के लिए, ऐसा लगता है एसडीएम की पोस्ट पे हम, समझा, क्योंकि वर्क प्लेस भी बहुत ज़्यादा होता है, फील्ड वर्क हमेशा पावर देता है। लोग जानते भाई जय साहब आगे, बाबूजी आगे, है ना, गांव में गश्त मारने चले गए कि भैया इस ब्लॉक में ड्यूटी लग गई आपकी, ब्लॉक इंजीनियर हैं आप, तो जाएंगे ना, सड़क बन रही है, खड़ंचा डल रहा है, कहीं किसी का सरकारी मकान बन रहा है, जय साहब जाएंगे, प्रधान जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, अरे भाई साहब आगे, साहब भाई फटाफट जा, खातर पानी चालू हो जाएगी पहले से ही, पता है ना, फाइल पास करनी है, समझ आए नहीं। तो वो गजेटेड पोस्ट में कलम में ताकत होती है। जैसे देखोगा ना किसी पेपर में, ऑफलाइन पेपर देते थे तो बोलते थे अटेस्टेड करा के लाओ इसे, तो अटेस्टेड कौन करता है? गजेटेड ऑफिसर, समझ आया नहीं। तो वो कलम में ताकत होती है, जहां आपने साइन मार दिया वो लीगल पेपर बन जाता है बे, जैसे कचहरी ने बना दिया हो, समझा ना, वो लीगल माना जाता है, इसलिए गजेटेड क्या, गज क्या, उसे अटेस्टेड माना जाता है वो, समझ आ ना। ये साइन की औकात बन जाएगी तुम्हारी अगर तुम गजेटेड पोस्ट में चले गए, समझ आए नहीं। इसलिए थोड़ा सा सैलरी और पर्क भी थोड़ा ज्यादा होते हैं। चलिए वेट, अब वेट क्या है सर जी, यहाँ पे मास तो देख लिया तो कुछ नहीं है, तो क्वांटिटी है सर जी तोलने की। वेट क्या है, सीधा एक भाषा में कह सकते हैं, इट इज द पुलिंग फोर्स, इट इज द पुलिंग फोर्स, इट इज द पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, exerted by the earth on any body or mass, कोई बॉडी कहें या मास कहें, किसी भी बॉडी या मास के ऊपर, समझा, जो पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है अर्थ के द्वारा वही वेट होता है या नहीं। अब फोर्स है तो गारंटी के साथ में सर जी से न्यूटन में मापते हैं, जैसे से केजी में मापते हैं, तो इसका मतलब सर जी सीधी बात है, मास तो हो गया क्वांटिटी, मास तो हो गया एक क्वांटिटी, समझ आ ना, और वेट हो गया एक फोर्स। तो वेट और मास में डिफरेंस क्या है, समझ आ ना, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये आ गया कि मास एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोर मास मींस मोर क्वांटिटी, मोर मैटर, मोर मटेरियल, है ना, और वेट मतलब ये फोर्स को डिनोट करता है ना। अब दूसरी चीज क्या है सर जी, दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें मेन, समझा, ये तो हल्का फुल्का ही बताया, जो धांसू वाला डिफरेंस है वो क्या है कि जो मास है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता कि अर्थ की ग्रेविटी क्या है, जबकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, नहीं जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं जी की वैल्यू अलग अलग स्थान पे अलग अलग है, तो इसलिए वेट की वैल्यू भी अलग अलग स्थान पे अलग अलग है। राइट और रॉन्ग, चांद पे चले जाएंगे वहां पे जी कुछ और होगा, तो वहां पे आपका वजन कुछ और दिखाई देगा, ऐसा लगेगा मैं हल्का हल्का फील कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम है। राइट और रॉन्ग, कुछ प्लेनेट ऐसे भी हैं जहां पर जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, समझा, जी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, इवन 1-1 लाख गुना है। कितना बता रहा हूं मैं, 1 लाख शायद कम बोल दिया, अरबों खरबों, जीरो खत्म हो जाते हैं, ऐसे भी समझा ना, मतलब ऐसे भी प्लेनेट हैं हमारे गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, परंतु हम बेसिकली पढ़ते उन्हें ही है जहां तक हमारी अप्रोच है, समझा ना, नहीं तो हमने पूरे ब्रह्मांड को थोड़ा ही पता किया अब तक तो अबे पता कि तो ऐसे कि तैसे गिनती ना मार पाए अब तक, तो समझ आए नहीं। तो फिर खोज करने की तो भाई 2-4 हैं, मंगल शनि वनी जितने हैं, बस जनता इन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, और ऐसा लगता है ब्रह्मांड में जाइए यही हो। अरे इनसे भी आगे बहुत कुछ है जिन्हें काउंट भी ना कर सकते हैं आप, खोजने की तो बात छोड़ो, अनकाउंटेबल है या नहीं, तारों को गिन लेना है, जो तारे हैं वो यही तो चीज है, चांद तारे फूल सपने में जितने भी यानी कि तो भाई बहन है ये क्या भाई, जब चांद तारों को तो देखते हैं कि चांद है, ये सूर्य है, अरे चांद सूर्य जैसा हम इन्हें फोकस कर रहे हैं, तारों पे फोकस करो, तारे कितने हैं, बहुत ज्यादा, ये भी तो चांद और सूरज के भाई बहन ही है कोई, यस। तो हमें नहीं पता उनके बारे में, क्योंकि बहुत कुछ मिस्ट्री है, अभी हम पूरे ब्रह्मांड को खंगाल नहीं सकते हैं, और ना औकात है। पॉपुलेशन तो गिनती मार भी सकते तुम हिंदुस्तान की कि 130 करोड़ या 140 करोड़ है या नहीं, ये तो गिनती मार सकते हो, इनकी गिनती मारो आप, समझ आ रहा है या नहीं। हाँ, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क, असली लिमिटेड जहां तक हमारी अप्रोच है, जो जहां पे हमें फायदा लग रहा है जाके, वहां तक हम जा रहे हैं, समझा ना, बाकी हमने छोड़ दिया, 1% भी नहीं खोजा हमने पूरे ब्रह्मांड को,
समझा ना। तो मास है वेट है, इसलिए वेट क्या है, अगर अलग अलग जगह आप जाएंगे तो वेट अलग अलग मिलेगा क्योंकि जी की वैल्यू अलग है। परंतु कुछ ऐसे भी प्लेनेट है जहां पर समझा जी की वैल्यू कई कई गुना ज्यादा है, बहुत गुना ज्यादा है, हजार लाखों गुना ज्यादा है। लाखों गुना ज्यादा होने का मतलब अगर अभी आपका वजन 700 न्यूटन है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, समझा। वहां जाके आपका वजन इतना हो जाएगा जैसे ट्रक के अंदर 1000 बोरी गेहूं की भर दी हो। आप वहां पे रह ही नहीं सकते, सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं। आपको वजन इतना फील होगा, आप मर जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है नहीं? यस, इस जी की तो हमें आदत पड़ रही है कि खिंचाव फोर्स हमें फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं, अडेप्टेड हो चुके हैं इसके, हम अडेप्टिव हो चुकी है बॉडी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू दबाव पड़ रहा है बेटा हमेशा 1 बार से, फील हो रहा है तुम्हें? नहीं, आदत पड़ चुकी है, अडेप्टिव हो चुकी है बॉडी क्योंकि बचपन से है। अरे समझ आया ना? यस, नहीं तो ये फोर्स भी कम नहीं है 1 बार का, 1 लाख पास्कल होता है इसका मतलब। और बॉडी का सरफेस एरिया निकाल लो, समझ आ ना, कितना न्यूटन फोर्स लगेगा, देखो सरफेस एरिया निकालो बॉडी का, और 1 बार से 1 लाख पास्कल से गुणा ठोको, जितना भी न्यूटन आएगा उतना न्यूटन वजन अपने ऊपर रख लेना तुम, अगर चटनी ना बन जाए तुम्हारी। डबल ही किया केवल, समझ आ रहे हैं नहीं? हाँ, तो बहुत कुछ मिस्ट्री है, शरीर भी भगवान ने बहुत ही अमेजिंग बना रखा है। तो मास और वेट, कहानी समझ आ रही है नहीं? यस, तो मास क्या है, हर जगह कांस्टेंट रहता है, चाहे चांद पे चले जाओ, तारों पे चले जाओ, समझ आ, या कहीं कहीं भी चले जाएं आप, इवन अर्थ सरफेस के ऊपर भी इक्वेटर पे, पोल्स पे जी की वैल्यू अलग अलग है या नहीं? इधर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए अलग, इधर चले गए इधर, राइट। ऊपर नीचे जाने पे भी जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जी अगर चेंज हो रहा है, अगर जी कांस्टेंट नहीं है तो गारंटी है किसी भी बॉडी का वेट अर्थ सरफेस पे ही कांस्टेंट नहीं मिलेगा। ये तो एक हमने स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली है 9.81 कि ऑन एन एवरेज ये होती है, एक एवरेज वैल्यू ले ली, कहाँ सी लेवल पे ली है हमने, मीन सी लेवल पे ली है ये, राइट। यहां भी कम है, तो इसका मतलब सर जी क्या है, जो वेट है डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, समझ आना। तो इसका मतलब सर जी ये है, अगर जी चेंज होगा, अगर जी चेंज होगा तो बॉडी का जो सेम बॉडी है, बॉडी नहीं बदली यार, समझ आना। तो जो सेम बॉडी है, सेम बॉडी का वेट, सेम बॉडी का जो वेट है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? यस, ये कहानी है। तो ये मास और वेट की स्टोरी है, आई होप आपको समझ आई होगी। तो मेन डिफरेंस यही है कि मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। अर्थ पे कहीं चले जाएं, चांद पे कहीं चले जाएं, आप सूरज के अंदर घुस जाएं, समझ आ ना, या किसी तारों पे चले जाएं, समझ आ ना, फूल शबनम के पास नहीं जाना है, समझ आ ना, नहीं तो वहां पे आपका वजन उतना कतई नहीं रहेगा, समझ आ गया। तो इसलिए क्या है सर जी, तो ये यहां पे तो मास क्या है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स, मास क्या रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, राइट। जैसे कि पेन है, इसे आप चांद पे लेके चले जाना, इसका मास उतना ही रहेगा। अगर यहां पे मान लो 40 ग्राम है तो वहां भी 40 ही ग्राम रहेगा, और पहाड़ पे ऊपर ले जाना है, धरती के नीचे घुस जाना, ये 40 ही ग्राम रहने वाला है, जबकि वेट इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी, राइट। तो इसका मतलब सर जी जो मास है, डू नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी, डू नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, यानी जी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। बताए बच्चों, कहानी क्लियर है या नहीं? और जी की वैल्यू कितनी लेते हैं ऑन एन एवरेज हम? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी ऑपरेशन करेंगे हम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ आ ना। आगे हम मोशन वाला जो चैप्टर आएगा, तीसरा चैप्टर लेंगे उसे हम, तो वहां पे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स में, कौन सी? प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ आ ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन से धड़ाधड़ क्वेश्चन आपको के कॉम्पिटिशन में देखने को मिलते हैं क्योंकि सबसे डिफिकल्ट मोशन है, समझ आया नहीं? चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कम से कम वाइब्रेशन में देख भी ली थी आपने, समझा। तो यहाँ से काफी फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले कंपटीशन में धड़ाधड़ आते हैं, राइट। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जी का ऑपरेशन करूंगा, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, अभी तो केवल मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, राइट और रॉन्ग। तो ये मीन सी लेवल पे इसकी वैल्यू ले ली जाती है और हम इसे यूज करते हैं।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जी की वैल्यू को हमेशा 10 यूज किया जाता है, कितना 10, जिसे गुणा भाग करने में आसानी हो, खोपड़े में बचा लेना। 10 करके आंसर निकालोगे तो जो आंसर निकलेगा वो या तो डिट्टो मिलेगा, नहीं तो उसके आसपास का आंसर जो भी होगा सबसे क्लोजेस्ट वही सही निकलेगा। इसलिए 9.81 लेने कभी गुस्ताखी न करें, तो क्या कैलसी अलाउड होता नहीं, तो 10 लेके एनालिसिस होता है हमेशा। बताए बच्चों, तो मास और वेट के बारे में तो हम जान गए, राइट? अरे बोलो, चलिए इसके बाद तीसरी चीज क्या है बच्चों? फोर्स। अब इसके बाद हमें किसे डिफाइन करना है? फोर्स को। तो देखो प्यारे बच्चों, जो फोर्स है, ये फोर्स तो हमने सोम में भी पढ़ा था, सोम में भी फोर्स को डिफाइन किया था, राइट? तो देखो ये सबसे पहली बात तो ये है कि सोम में फोर्स की डेफिनेशन अलग है और मैकेनिक्स में सोम में फोर्स की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, राइट और रॉन्ग? अलग क्यों है? क्योंकि ये देखो मेन डिफरेंस देखो कहाँ आता है, उसी डिफरेंस की वजह से समझा ना, डेफिनेशन में डिफरेंस आता है कि बेसिकली सोम में भी आपने फोर्स को डिफाइन किया है और ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम फोर्स को डिफाइन करेंगे, वहां तो बिल्कुल अलग आएगा। तो देखो सोम में जब आप बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, सोम में जो बॉडी होती है समझा ना, वो इलास्टिक होती है। कैसी बॉडी होती है? वह एक इलास्टिक बॉडी होती है और ये फिक्स्ड रहती है, यह मोशन नहीं करती। फिक्स्ड का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0, यानी बंधी रहती है। कि जैसे कि ये बॉडी है तो देखा होगा एक एंड इसका फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद अगर लोड लगाओगे और ये डिफॉर्म है, इलास्टिक बॉडी मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी इसमें डिफॉर्मेशन हो सकता है, लंबाई चौड़ाई घट बढ़ सकती है। तो जब फोर्स लगाएंगे तो जब ये बंधी हुई है कहीं से, फिक्स है, तो मोशन तो कर नहीं सकती, मोशन तो कर नहीं सकती, तो फिर क्या करेगी? केवल डिफॉर्मेशन हो सकता है इसमें, और इलास्टिक बॉडी है, समझा ना, हमेशा इलास्टिक आप लेते हैं, इसलिए हुक्स लॉ केवल इलास्टिक बॉडी के लिए वैलिड है, चाहे बीम हो या कॉलम हो या स्ट्रट हो, समझा ना, या कोई भी बार हो या सैफ्ट हो, सबको आप इलास्टिक बॉडी मानते हैं पूरे सोम में, समझा ना। चले तो ये कहानी है, तो वहां पर केवल डिफॉर्मेशन आते हैं, वहां क्या आते हैं? डिफॉर्मेशन। परंतु जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी में जो बॉडी हमारे पास होती है और जिसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, सबसे पहली बात तो यह बॉडी एक रिजिड बॉडी होती है, यह एक रिजिड बॉडी होती है। और रिजिड बॉडी जैसे कि पत्थर, इसे कितना खींचते रहो इसकी लंबाई बढ़ने वाली नहीं है, ना घटने वाली है, यानी इसमें कोई डिफॉर्मेशन होने वाला नहीं है। तो पहली बात तो मैकेनिक्स में जब आप देखते हैं तो रिजिड बॉडी को लेते हैं। जितनी भी बॉडी होगी, मैं कहीं भी बोल दूंगा ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो बॉडी हमेशा कौन सी मानी जाएगी? रिजिड ही मानी जाएगी। जब रिजिड है तो डिफॉर्मेशन का मतलब ही नहीं है, और डिफॉर्मेशन नहीं आया तो स्ट्रेन नहीं आया, स्ट्रेन नहीं आया तो क्या? हुक्स लॉ नहीं आया, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब स्ट्रेन तो आया ही नहीं है, तो अभी किसके प्रोपोर्शनल होता फिरेगा? वो किसी के भी नहीं। हम क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ वैलिड है ही नहीं है रिजिड बॉडी के लिए। हम आइडियल रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि जो है हम आइडियली मान के चलते हैं हमेशा। तो इसलिए रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, स्ट्रेन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई स्ट्रेस स्ट्रेन आपको नहीं पड़ना है, कोई हुक्स लॉ यहाँ पे नहीं लगाना है। तो एक तो रिजिड बॉडी होती है। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ पे बॉडी है वो जनरली फ्री रहती है। क्या रहती है? यहाँ पे फ्री रहती है। अगर वो फ्री है तो फ्री बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन तो आने से गए। अगर इसे तुम फिक्स कर देते तब ना डिफॉर्मेशन आते। अरे बोलो, अब तो फ्री कर दिया तो अब तो और भी बिल्कुल चांस नहीं है। अरे बोलो भाई, तो अब तक इस पे धक्का मारेंगे, अगर आप इसे पुश करेंगे या पुल करेंगे या फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक ही चांस है, किसका? मोशन का, है या नहीं? और मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। अरे बोलो, तो फिर यही स्टडी कर सकते हो भी तुम। और क्या स्ट्रेस स्ट्रेन स्टडी करेंगे या हुक्स लॉ स्टडी करेंगे? ना तो स्ट्रेस है ना स्ट्रेन है। अरे बोलो भाई, ना डिफॉर्मेशन है तो ना हुक्स लॉ है, ना बॉडी रिजिड है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही वैलिड होता है। तो यहाँ कोई इलास्टिक है नहीं, रिजिड है वो। तो समझ आ रहा है या नहीं? यस। तो इसलिए सर जी यहाँ पर फ्री है तो गारंटी के साथ में यहाँ बॉडी में केवल मोशन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स लगा भी दो, मैकेनिक्स में किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा भी दो तो या तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, अगर वो स्थिर है और फोर्स लगा दोगे तो उसे मोशन में ले आएगा। अगर बॉडी ऑलरेडी चल रही है और फोर्स लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ा देगा, और या फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो वेलोसिटी घटा देगा, और या फिर घटा घटा के रोक देगा, रेस्ट में ले आएगा। ये काम हो सकते हैं यहां पे।
समझ आया ना, और कोई काम यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल डिफॉर्म कर सकता है फोर्स, और कुछ नहीं काट सकता। यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होगा। सॉम में कभी पढ़ा तुमने? नेवर। तो असली क्या है, सॉम में जो डेफिनेशन होती है वो डिफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में दी जाती है, जबकि मैकेनिक्स में जो फोर्स की डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ फोर्स लगा के केवल डिफॉर्मेशन ही आता है और यहाँ फोर्स लगा के मोशन आता है, तो यहाँ पर फोर्स की जो डेफिनेशन है वो मोशन के रेस्पेक्ट में दी जाती है। बात समझ आई या नहीं? तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स वह एक्सटर्नल एजेंट है, जैसे LIC के एजेंट होते हैं ऐसे ये भी, जो किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने के बाद उस बॉडी की मोशन, उस बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा देता है या उस बॉडी को, समझ आना, डायनेमिक कंडीशन में ले आता है। मैं मान के चल रहा हूं कि या तो वो चल रही है या रेस्ट कंडीशन में है। अरे समझ आया ना? तो स्पीड को घटा देगा या बढ़ा देगा, या रेस्ट पोजीशन पे अगर लगाओगे तो हमेशा डायनेमिक में लाएगा। अरे बोलो यस। तो उसी हिसाब से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो अब हम फोर्स की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों। आई होप अब आपको ये समझ आ जाएगी। समझ आई या नहीं? कोई नहीं कहेगा सर जी मैंने तो फोर्स की डेफिनेशन वो पढ़ी है। अबे सॉम में अलग होती है, वो इलास्टिक बॉडी के रेस्पेक्ट में दी थी हमने वो, राइट, डिफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में दी थी। चलिए तो कैसे लिखेंगे कि इट इज द एक्सटर्नल एजेंट, नहीं बाहर से ही लगता है यहाँ पे, एक्सटर्नल एजेंट विच व्हेन अप्लाइड ऑन द बॉडी, मैं केवल बॉडी बोल के चलूंगा परंतु कौन सी बॉडी है, रिजिड है ना, विच व्हेन अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो तब क्या होता, तब द बॉडी कम्स इनटू द डायनेमिक पोजीशन या डायनेमिक कंडीशन, द बॉडी कम्स इनटू द डायनेमिक कंडीशन। अगर मैं इस बात को लिख रहा हूं तो इस बात ये खुद ही झलक रहा है कि इसका मतलब बॉडी स्टैटिक में मान ली थी हमने, है या नहीं। द बॉडी कम्स इनटू द डायनेमिक कंडीशन और या फिर और द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये काम होते हैं सर जी जब फोर्स लगाते हो। तो ऐसे एजेंट जो लगने के बाद ये वाले काम कर रहे हो, या तो रेस्ट में लिया, रेस्ट से डायनेमिक में लिया बॉडी को, या उसकी वेलोसिटी घटा दे या बढ़ा दे, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। अरे समझ आया ना? तो मैकेनिक्स में फोर्स की यही डेफिनेशन है जो मोशन के रेस्पेक्ट में दी गई है, राइट और रॉन्ग। चलिए अब इसका मतलब जो बॉडी है वो मोस्टली यहाँ पर क्या है, मोशन में आ सकती है, वो मूविंग हो सकती है फोर्स लगाने के बाद। अगर पहले से रेस्ट में थी तो फिर मोशन में आ जाएगी। अगर वो मोशन में आ गई तो इसका मतलब क्या, फिर वहाँ पे वेलोसिटी देखने को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, D4 डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, अरे है या नहीं, और A4 एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। किसी भी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 बॉडी का मास और इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। ये होता है या नहीं? तो ये बेसिक से फॉर्मूले मुझे लगता है कि तो सभी को पता ही होंगे, राइट। चलिए तो चलिए सर जी, तो हेडिंग हमारा फिनिश हुआ। हमने मास, वेट और फोर्स तीनों को देख लिया है, राइट। और हमने ये भी देख लिया कि सर जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमेशा रिजिड बॉडी के ऊपर बात करते हैं, राइट। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, नो डिफॉर्मेशन। यहां पर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन होगा तो कोई स्ट्रेन भी नहीं आएगा। स्ट्रेस आती हैं बहुत, यहाँ पे स्ट्रेस भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। क्या हो, क्योंकि बॉडी मूविंग में रहेगी, वो फिक्स है ही नहीं है। समझ आया या नहीं? यस। तो इसलिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं बैठता है फिर उन स्ट्रेसेस का। चलिए खैर, तो प्यारे बच्चों हेडिंग हमने पूरा कवर कर लिया है। अब ये बताओ कि आपको समझ आया नहीं, राइट। थोड़ी सी नॉलेज एक और लेनी है कि एक तो होता है पार्टिकल और एक होता है बॉडी। अब पार्टिकल और बॉडी में क्या अंतर, वो देखो। अब पार्टिकल क्या है, सच बताएं तो पार्टिकल या तो एटम को कह सकते हैं आप, एटम को आप पार्टिकल बोल सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूल को आप
पार्टिकल बोल सकते हैं, राइट, यस। परंतु डिफाइन कैसे करेंगे अगर डेफिनेशन देना चाहें? ये तो किन्हें बोलते हैं पार्टिकल बता दिया, तो अगर डिफाइन करना चाहें तो देखो कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। समझ, ये कहा जाता है कि किसी बॉडी का कोई छोटा सा मास, कोई भी छोटा सा मास, वेरी स्मॉल मास, एटम का भी कोई मास है, मॉलिक्यूल का भी कोई ना कोई मास है, भले वो आपको दिख नहीं रहा परंतु है, क्योंकि उसका साइज इतना कम है तो आपको दिख नहीं पा रहा, राइट। चलिए, तो कोई भी स्मॉल मास, समझ, जिसे आप किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, यानी जो बिल्कुल पॉइंट के बराबर दिख सकता है, समझा ना, उसे क्या कहते हैं आप? पार्टिकल, समझा ना। तो ये तो पार्टिकल डेफिनेशन है। तो एनी स्मॉल मास विच कैन बी एज्यूम्ड कॉन्सेंट्रेटेड एट ए पॉइंट, जिसे आप पॉइंट के द्वारा प्रदर्शित कर सकें कि देखो ये मास है, ये बहुत ही कम मास है, पॉइंट से दिखा सकें उसे आप पार्टिकल कहते हैं। समझ आया नहीं? उसे आप पार्टिकल कहते हैं। जैसे कि यानी जिस मास को आप पॉइंट से दिखा सके उसे आप क्या है? पार्टिकल कह सकते हैं, राइट। एटम को भी पार्टिकल कह सकते हैं, मॉलिक्यूल को पार्टिकल कह सकते हैं, समझा ना। परंतु अगर रेत की बात करें तो रेत देखा है ना आपने, रेत, सैंड, अगर सैंड की बात करें तो सैंड दानेदार होता है, उसका एक पार्टिकल उठा के देखना, उस पार्टिकल को आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। एक ही पार्टिकल में हजारों मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। रेत क्या होता है? सिलिका होता है रेत। सैंड क्या होता है? सिलिका होता है। तो एक सिलिका का पार्टिकल अगर आप उठा लें, तो एक दाना अगर उठा लें, तो बॉडी कहेंगे उस दाने को आप? बॉडी तो कह नहीं सकते, कहेंगे तो पार्टिकल ही। तो फिर भी उसे एटम भी नहीं कह सकते आप। अगर वो सिंगल एटम होता तो तुम्हें दिख रहा था, वो सिंगल मॉलिक्यूल होता तो तुम्हें दिख रहा था। तो हजारों मॉलिक्यूल का ग्रुप है वो, तो ग्रुप है तो क्या हुआ? डिनोट तो एक पॉइंट से ही हो सकता है, उसका जो मास है वो एक पॉइंट से डिनोट हो सकता है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा थोड़ा ही है, तो उसे भी हम पार्टिकल ही कहेंगे। तो ये नहीं कि केवल मॉलिक्यूल और एटम को ही पार्टिकल कहते हैं। जो सैंड का पहला दाना है उसे बोल दिया ग्रेन, तो जो एक ग्रेन है, हर एक ग्रेन को आप पार्टिकल बोल सकते हैं, सैंड का कोई भी ग्रेन। अरे बोलो, जैसे कि मान लो सैंड ग्रेन है, उसे भी आप पार्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक पार्टिकल का मास है उसे भी एक पॉइंट से प्रदर्शित किया जा सकता है। अरे बोलो, तो ये तो है पार्टिकल की कहानी। बॉडी क्या है? द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड बॉडी, एंड इनसाइड द बॉडी दीज पार्टिकल्स आर अटैच्ड विद द अट्रैक्शन फोर्स टू ईच अदर। है या नहीं? तो बस ये बॉडी है। तो पार्टिकल किसे कहते हैं सर जी आप? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि the small mass which can be assumed, जिसे माना जा सके, which can be assumed concentrated at a point. The small mass which can be assumed, यानी माना जा सके, concentrated at a point is called particle. यानी कोई भी ऐसा छोटा सा मास जिसे एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता हुआ माना जा सकता है, एज्यूम किया जा सकता है, उसे पार्टिकल कहते हैं। राइट और रॉन्ग? जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल और सैंड ग्रेन, या कोई धूल का पार्टिकल, राइट। चलिए, तो ये तो हमने पार्टिकल को डिफाइन किया है। उसके बाद अगर आप बॉडी को देखें तो बोल देंगे द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। अब सीधा पार्टिकल्स की फॉर्म में बात करेंगे आप। एटम, इनको भी हमने पार्टिकल ही बोल दिया, क्योंकि यार केमिस्ट्री थोड़ा ही पढ़ रहे हैं जो ने एटम बोल के चलेंगे। अगर तुमने इन्हें एटम बोल दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन भी पढ़ना पड़ेगा, है या नहीं? तो वो बात नहीं, इसलिए इनको पार्टिकल की कैटेगरी में डाल के चलते हैं। द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड बॉडी। अरबों खरबों या अनकाउंटेबल पार्टिकल होते हैं किसी बॉडी के अंदर, राइट। जैसे कि ये क्या है? ये पार्टिकल है, और ये क्या है? पूरी बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल का जमावड़ा लगा हुआ है। अरे बोलो, ये देखो, और ये सभी पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड है। राइट और रॉन्ग? यस, दिस इज। चले बच्चों, तो देखो ये बेचारा अकेला है, ये क्या है? पार्टिकल,
और ये रहा बॉडी, अरबों खरबों पार्टिकल का ग्रुप है, राइट। और सभी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में कनेक्टेड है। बताए बच्चों, यहां तक समझ आया नहीं? चलिए, तो ये तो बेसिक से पॉइंट है बस इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अब आगे स्टोरी शुरू होगी धीरे धीरे। चलिए, तो ये तो सर जी हमने देख लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों फोर्स भी हमने डिफाइन कर लिया, राइट और रॉन्ग। चल, अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, और इस नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो अगर इसका मतलब ये है, ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब ट्रांसमिट कर देना फोर्स को, राइट। चलिए, तो देखो अब एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। मान तो सपोज दैट ये कोई बॉडी है, कोई रैंडम बॉडी बना दी मैंने, और इस बॉडी के ऊपर है ना, मान लो सपोज दैट इस बॉडी के ऊपर ये कोई फोर्स लगा हुआ है, समझ आया ना। इस पॉइंट पर ये कोई फोर्स लगा है, और फोर्स लगा है F। अब इस पॉइंट पे लगा हुआ है, समझ आया ना। अब इस पॉइंट पे लगने के बाद बॉडी के ऊपर ये कोई ना कोई टोटल इफेक्ट डाल रहा होगा, है या नहीं। ये मूव कर देगा, मोशन करने की कोशिश कर रहा है, जो भी कर रहा है, पर ऐसे लगा हुआ है। अब मैंने कहा यार इस फोर्स को मुझे इस पॉइंट से हटा के बॉडी के ऊपर ही लगाना है, परंतु बॉडी के किसी अदर पॉइंट पे लगाना है। परंतु अदर पॉइंट पे शिफ्ट करने की शर्त होती है कि इस पॉइंट पे लगने के बाद ये फोर्स जिस तरीके का दर्द पैदा कर रहा है इसके शरीर में, चाहे से किसी अदर पॉइंट पे भी लगा दो, परंतु दर्द उसी तरीके का होना चाहिए और वही होना चाहिए। यानी इसका जो नेट इफेक्ट है वो चेंज होना नहीं चाहिए। बस इसलिए लो पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो उठा के भड़ाक से लगा देते हम तो इसे। हाँ, तो लगाना ऐसे, इधर उधर शिफ्टिंग ऐसी करनी है। इसकी शिफ्टिंग ट्रांसमिसिबिलिटी कहें या शिफ्टिंग कहें, एक ही बात है। ट्रांसमिट करना या शिफ्ट करना एक ही बात है। अरे बोलो, इसलिए यहां पे लो बनाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है इस चीज को। तो हमें चाहे तो इधर को शिफ्ट करना हो या आगे शिफ्ट करना हो, समझ आ ना, हमेशा ऐसे शिफ्ट करना है कि बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट चेंज होना नहीं चाहिए, राइट। चलिए, तो ये काम करना है। अब देखो, अब इसे हमें जो फोर्स F है बच्चों, इसे हमें यहां पर इसकी क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है किसी अदर पॉइंट पे। शिफ्टिंग या ट्रांसमिट करना एक ही बात है। अरे बोलो, शिफ्टिंग करनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो मैकेनिक्स ये कहता है कि दो प्रकार से आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, समझा ना। एक तो पैरेलल शिफ्टिंग, दो प्रकार से शिफ्टिंग कर सकते हैं। एक तो एक का नाम है क्या, पैरेलल शिफ्टिंग, और एक है बच्चों शिफ्टिंग अलोंग लाइन ऑफ एक्शन। शिफ्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, शिफ्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो देखो बच्चों, मान लो सपोज दैट कोई फोर्स लगा हुआ है, ऐसे तो दिखाते हैं फोर्स को। तो फोर्स की जो ये लेंथ है, इस लेंथ की दिशा में जो लाइन है, इसके ऊपर ही जो लाइन है, इसे कहीं तक बढ़ा लो, इस वाली लाइन को आप लाइन ऑफ एक्शन ही कहते हैं, समझ आ ना। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं हम कि शिफ्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। सर जी इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर यहां लगा तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन खींच लो कहीं तक, और लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी, अब यहां पे थोड़ा ये बॉडी है, इसे छोड़ दे तो वैसे खींची, यहां से यहां तक तो बॉडी है, तो इनमें से किसी भी पॉइंट पे जो का तो उठा के लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, नेट इफेक्ट उतना ही रहेगा। तो इसलिए ये तो बहुत ही आसान केस है। इसलिए शिफ्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन में तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता हमें, कहीं लगा दो, मर्जी आपकी है, नेट इफेक्ट सेम ही रहना। पर तो पैरेलल शिफ्टिंग में बड़ा झमेला है, तो इसलिए पैरेलल शिफ्टिंग को मेनली यहाँ पे पढ़ा जाता है, राइट। चलिए, इसका मतलब सर जी कहने की बात ये है कि अगर आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी है तो उसका मतलब ये है कि जो ये बॉडी आपने ले रखी है, समझ आ ना, और यहां पर जो ये फोर्स लगा रखा है, यहां लगा रखा है, ये नहीं है अभी, यस। तो देखो आपको क्या करना है, अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन देख लो आप। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे बच्चों, तो लाइन ऑफ एक्शन तो ये है इसकी, है या नहीं। अब लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कहीं लगा लो आप इसे। आपने कहा कि सर जी मुझे तो इस पॉइंट पे ट्रांसमिट करना है इसे, तो कोई बात नहीं बेटा, यहां से हटाओ और यहां पे लगा दो, गारंटी के साथ में नेट इफेक्ट सेम रहेगा।
नेट इफेक्ट बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, कोई भी टेंशन लेने वाली बात कतई नहीं है। ऐसे हटा दो यहां से, तो इस मान लो ए पॉइंट पे लगा था, बी पे लगा दो आप, कोई दिक्कत है? अरे बोलो। तो नेट इफेक्ट चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब पैरेलल शिफ्टिंग में तो झमेला ही नहीं सर जी। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था। आपने कहा ना सर जी मुझे तो इस पॉइंट पे लगाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये लो, इसी पॉइंट पे चिपका दिया हमने, परंतु डबल हो गए हैं, डबल नहीं करना, समझ आया ना? तो कोई बात नहीं, नहीं करते सर जी, लो ऊपर वाला हटा दिया। यानी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप कहीं भी शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी झमेले वाली बात है ही नहीं। जो का तो शिफ्ट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। नेट इफेक्ट बॉडी के ऊपर सेम रहने वाला, राइट? चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल टच दे के समझते हैं इस बात को हम। बताइए बात समझ आई है नहीं? तो सर जी ये लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, शिफ्टिंग अलोंग, ये क्या था? शिफ्टिंग अलोंग लाइन ऑफ एक्शन। ये तो कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश ही हो गया, और ये दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट था, मान लो, है ना? ये दूसरे नंबर का था और ये पहले नंबर का है, राइट? चलिए, तो ये तो हमारा फिनिश ही हो गया सर जी, खत्म, कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये फोर्स है F, या P भी लिख सकते हैं इसे आप, वो आपके हाथ में। चलिए अब इसके बाद सबसे पहला देखते हैं। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, इसका कैसे फर्क पड़ता है यानी। चलिए तो मान लो सपोज दैट ये कोई रोड है, और यहाँ रोड पे ये आपकी बाइक है, समझ आया ना? और ये साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे बोलो, ये साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं बाइक के ऊपर। अब मान लो बाइक का तेल खत्म हो गया, पीछे वाले को उतारा, उसने कहा बेटा उधर, और फटाफट धक्का मार। 1 किलोमीटर तक तू धक्का मार, फिर तू बैठ लेना, फिर मैं धक्का मारूंगा, राइट? अब बाइक अगर यहाँ पे रखी है तो उसने क्या किया? पीछे यहाँ पे आया, बाइक को पीछे से हाथ लगाया और यहाँ से यूं पुश करने लगा, समझा ना? 50 न्यूटन के फोर्स से। अब 50 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद ये बाइक जितना आगे की तरफ भाग रही है, जिस स्पीड से भाग रही है, रोड बिल्कुल फ्लैट मान रखा है मैंने, है ना? कोई टेपर चढ़ाई वढ़ाई ना, ढलान ना चढ़ाई, फ्लैट रोड है। तो 50 न्यूटन लगाने के बाद जो स्पीड इसकी आई होगी वो आई होगी। मान लो 50 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद लगातार 50 से लगातार रहा वो 1 किलोमीटर तक, और लगातार ये 10 की स्पीड से भागती रही। अरे बोलो भाई। चलिए अब अगर आप ऐसा कर दें कि सामने यहां से पीछे से लोड हटाओ, आप इसी लाइन ऑफ एक्शन में यहां पे आ जाओ और आगे एक रस्सा बांध लो। अगर इस रस्से पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आगे को आप 50 न्यूटन फोर्स लगा के वो खींचते चलो, तो अभी ये बाइक 10 की स्पीड से ही भागेगी। तो कोई फर्क पड़ा पीछे से पुश करने में और आगे से खींचने में? डायरेक्शन वही है, लाइन ऑफ एक्शन वही है। तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगा सीधा ट्रांसमिट कर सकते हैं बिना किसी अदर इफेक्ट के, जो का तो आ जाता है वो। बात समझ आ रही है नहीं? तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप कहीं भी इजीली शिफ्टिंग कर सकते हैं। बताए बच्चों, क्लियर है या नहीं? चले, परंतु पैरेलल शिफ्टिंग में बड़ा झमेला सर जी। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग, और हमें जरूरत ही पैरेलल शिफ्टिंग की पड़ती है, ये तो फर्जी में बताया जा रहा है, राइट? तो हमारा मेन काम ही पैरेलल शिफ्टिंग, और जरूरत भी पैरेलल शिफ्टिंग की ही पड़ती है। पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग देखते हैं फोर्स की कैसे होती है। तो देखो बच्चों, वही हमने देख रखा है कि मान लो सपोज दैट ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर यहां पर ये फोर्स लगा हुआ है बच्चों, यहां पर ये फोर्स लगा हुआ है। तुमने कहा सर जी नहीं, मुझे यहां से यहां नहीं, मुझे तो यहां फोर्स लगाना है इस पॉइंट पे, इसके पैरेलल में। तो यहां पर फोर्स लगा हुआ है F, और मान लो जिस पॉइंट पे लगा है वो है A। आपने कहा ना सर जी A नहीं, मुझे तो B पे लगाना है, ऐसे हटा के। तो A पॉइंट पे फोर्स F लगने के बाद जितना नेट इफेक्ट बॉडी के ऊपर डाल रहा होगा, तो इसे पैरेलल में शिफ्ट करना पड़ेगा इधर। ये तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्टिंग। जब यहां से यहां लगाओगे तो पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कहा जाएगा, पैरेलल में ही तो चल रहे हैं आप। तो पैरेलल शिफ्टिंग में जब आप समझा ना फोर्स को शिफ्ट करते, तो यहां पर मूवमेंट भी साथ में आता है। यानी क्या तरीका है, पॉइंट बी पर इसे कैसे शिफ्ट करके लगाऊं और कितना लगाऊं, जो नेट इफेक्ट बॉडी के ऊपर उतना ही पड़े जितना पॉइंट ए पे लगने के बाद पड़ रहा है या नहीं? तो फिर कोई बॉडी के ऊपर तो सब बॉडी को तो पता भी नहीं चलेगा पैरेलल शिफ्टिंग का,
बॉडी कह रही यार मुझे नहीं पता, मेरे पास तो अभी भी दर्द उतना ही है जितना पहले था। तो बॉडी के लिए तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा है कि यहां लगा रहे यहां लगा रहे, क्योंकि बॉडी के ऊपर तो नेट इफेक्ट उतना ही है। तो पैरेलल शिफ्टिंग का कभी भी बॉडी को पता नहीं चलता। ये कुछ ऐसी कहानी कि मान लो पैरेलल शिफ्टिंग देखो क्या है। मान लो एक छोटे से बच्चे को आपके इस वाले कंधे पे बैठा दिया, तो कंधे बैठने के बाद थोड़ा इधर दब जाओगे, अरे टेढ़ा हो जाएगा ना शरीर, पूरे शरीर में एक हरकत होगी, दिक्कत सी परेशानी सी फील होगी, अनकंफर्ट सा रहोगे आप। तो जो अनकंफर्ट आपको भी फील हो रहा है, अगर इस बच्चे को यहां से उठा के मैं इस वाले कंधे पे ले जाऊं, तो इस वाले पे बैठा दूं, परंतु इस तरीके से शिफ्टिंग करूं इसकी, समझ आ ना कि ऐसे इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर शिफ्टिंग करूं तो गारंटी के बाद है बच्चा इस कंधे पे बैठा हुआ भी, समझ आ ना, आप इधर को ही टिल्ट रहोगे। समझ आ ना, पहले यहां थे इधर ही टिल्ट रहोगे, यानी आपकी बॉडी को पता नहीं चलेगा कि बच्चा इधर से उठ के इधर बैठ चुका है। बॉडी को पता नहीं चलता, क्योंकि नेट इफेक्ट। समझ, जब बच्चा यहां बैठा है तो बॉडी के ऊपर मूवमेंट इधर को लग रहा है ना, तो यहां बैठने के बाद भी मूवमेंट इधर को ही लगेगा। तुम यूं ही झुके रहोगे, ऐसा लगेगा इधर ही बैठा है। आंख को फोटो दिखा जब इधर नहीं है तो इधर बैठा था यार पता नहीं, शुरू में इधर था, बाद में इधर चला गया, पर मुझे तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? बॉडी के ऊपर इफेक्ट वही है, बॉडी के अंदर की हरकत और अनकंफर्ट कंडीशन चेंज नहीं हुई है। बात पकड़ में आ रही है नहीं? यस, तो ये स्टोरी है। तो इसलिए पैरेलल शिफ्टिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना है ना। चलिए सर जी, कॉन्सेप्ट क्या लगाना अभी बताएंगे, समझ आना। चलिए अब जरा इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। मान लो एक कैंटिलीवर बीम है, सब जानते हैं ना कैंटिलीवर बीम, जानते हो ना, बस नाम की बात को, नाम तो जानते हैं ना, दैट्स ऑल। तो मान लो एक कैंटिलीवर बीम है और मेटल का बना है। अगर ये मेटल का बना है तो यहां पर मेटल क्या है, मेटल के जितने भी एटम्स है सब लेयर की फॉर्म में बैठे हुए होंगे। तो ये बताओ पागलो, यहां पर सभी एटम की लेयर है या नहीं, लेयर है या नहीं? यस। तो यहां भी एटम की एक लेयर होगी और इन्हीं लेयर को बोल देते हैं बीम के क्रॉस सेक्शन। तो एक लेयर यहां है और इस लेयर के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया है और ये फोर्स लगाया है मैंने 100 न्यूटन का, डायरेक्टली यहां लगा। अब इसके बाद एक लेयर यहां भी तो होगी ना बच्चों, अरे बोलो, यहां भी होगी। यस। तो मान लो इस लेयर का नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम रख दिया बी। अब मैंने कहा कि ये जो लोड है, समझ आ ना, ये जो लोड है अभी तो इस वाली लेयर के सिर पे चढ़ा हुआ है, तो इफेक्ट तो यहां तक भी आ रहा है इसका, है या नहीं। मैंने कहा इस फोर्स कहें या लोड कहें की बात है, इस फोर्स को मुझे ए से बी पे शिफ्ट करना। तो देखो शिफ्टिंग कैसे करनी पड़ेगी। तो शिफ्टिंग के दौरान इस लेयर को पता नहीं चलना चाहिए। तो अभी मैं मान सकता हूं कि बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट चेंज नहीं हुआ, है या नहीं। कब इसके सर पे चढ़ के फोर्स बैठ जाएगा इसे पता नहीं चलना चाहिए। ये बोलोगे अरे यार नहीं नहीं, अरे नहीं कोई नहीं आया यार, वो तो वहीं उधर ही लगा हुआ है, उधर किनारे पे, है या नहीं। चले तो देखो इसका क्या होगा, जरा फील देखना है लेयर। अभी लोड यहीं बैठा हुआ है, इस लेयर के अंदर क्या फील है। एक तो ये 100 न्यूटन का लोड है, यहां तक ट्रांसमिट होके आ रहा है। तो जो 100 न्यूटन का लोड है ये इस लेयर को नीचे को पुश करना चाहता है, नीचे को स्लाइड कराना चाहता है। तो इधर वाली लेयर इसे नीचे स्लाइड नहीं होने दे रही है, क्योंकि रजिस्टिंग फोर्स लगा रही है, सोम में जो आपने पढ़ा था, राइट। तो जो ये 100 न्यूटन है ये इसे कैसे तंग कर रहा है। तो पहला कैसे तंग कर रहा है सर जी, समझ आ ना। पहले तो जैसे होता है ना तंग करना, मतलब कोई बंदा बैठा है, समझ आ ना, या कभी कभी बदतमीजी कर देते हो आप। पहले तो क्या अपना मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, फिर दूसरा कंकर फेंक रहे हो। तो दो तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो आप इसे, एक तो बोल बोल के जबान से भी और दूसरा कंकर फेंक के भी, है ना। तो ऐसी ही कहानी है। तो जो ये लोड है 100 न्यूटन यहाँ पे बैठा हुआ, इस लेयर को दो तरीके से तंग कर रहा है। नंबर एक, इस लेयर को नीचे को दबा भी रहा है, कितने न्यूटन से, 100 न्यूटन से नीचे को पुश कर रहा है। दूसरा, समझ आ ना, दूसरा जो ये 100 न्यूटन लोड है, क्या इस लेयर के ऊपर कोई ना कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट भी लगा रहा होगा। तो इस लोड के कितने इफेक्ट इसके ऊपर है, दो, एक तो सीधा 100 न्यूटन का और एक मूवमेंट का। और मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, अरे बोलो
तो अभी ये यहीं बैठा हुआ है, लोड यहीं बैठा हुआ है। तो इस लेयर बी के ऊपर, ये लेयर बी अलग से दिखा रहा हूं मैं, इस लेयर बी के ऊपर दो इफेक्ट है। एक तो 100 न्यूटन का डायरेक्टली नीचे को डाउनवर्ड इफेक्ट है, और दूसरा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट भी आ रहा है। कितना? फोर्स गुना परपेंडिकुलर, 400 न्यूटन मीटर का मूवमेंट। अरे बोलो, तो इस लेयर की फील देखो आप, एक तो नीचे को दबाव आ रहा है 100 न्यूटन का, और दूसरा क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। यहां बैठ के दो काम कर रहा है, यहां बैठ के दो चीज अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, नीचे को 100 न्यूटन का क्या फोर्स, और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, कितना? 400 का। अब अगर कोई मुझे कहे कि सर जी ए से उठा के से बी पे लगाओ, यानी पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगी या नहीं? अगर मुझे आप कह रहे सर जी इसे ए से हटाओ और बी पे लगाओ, तो सर जी मैं इस तरीके से लगाऊंगा। फिर एक तो सीधा 100 न्यूटन का यहां पर ये टेक दूंगा, और एक इसके ऊपर 400 न्यूटन मीटर का मूवमेंट लगाऊंगा। बताइए, इस लेयर को पता चला? पूछो हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे सर के ऊपर ही आएगा जो दूर बैठा हुआ था। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस लेयर की फील चेंज हुई नहीं है। जब वहां बैठा था तब भी ऐसा ही असर डाल रहा था, सर पे चढ़ पे बैठ गया, अब भी असर वही है। दिस इज कॉल्ड द पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग जब भी आप करते हैं तो फोर्स जो का तो शिफ्ट होता है, और साथ में एक मोमेंट आता है। और मोमेंट कितना आता है? उसी डिस्टेंस के, जितनी डिस्टेंस आपने शिफ्टिंग की है उसी डिस्टेंस के हिसाब से जो मूवमेंट होता है वही आता है। यानी कि पूरी लंबाई गुणा कर देंगे इसमें आप। अगर आपको यहां शिफ्ट करना होता है इस लेयर पे, तो 100 न्यूटन जो का तो, और इतनी डिस्टेंस की गुणा होती। फिर बात समझ आई? ये पूरा फील बताया मैंने, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे आ जाओ। ए से बी पे अगर करना है तो ए से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो आप। अरे बोलो, तो ए से बी तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपने कहा यहां से एक्स दूरी पे मुझे पैरेलली शिफ्ट करना है, तो एफ को तो लगा दो जो का तुम। अब इतना देख लो, बी के प्रति कैसे घुमाना चाहेगा? क्लॉकवाइज। तो बी पे एक लगा दो, एफ इंटू एक्स का मूवमेंट। लीजिए सर जी, होती है पैरेलल शिफ्टिंग। परंतु अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर एक खोपड़े में और ध्यान रखना, इन साहब को यहां से हटा देना। समझ आया ना? अरे बोलो, इन साहब को हटाना जरूरी है। इसलिए क्या बच्चों, समझ आया? यहां पे ध्यान देना आप। मैं डॉटेड लाइन से दिखा दिया। डॉट का मतलब यह है कि पहले यहां था, अब यहां नहीं रहा, शिफ्ट होके यहां चला गया। ठीक है या नहीं? यस। तो बताइए, पैरेलल शिफ्टिंग समझ आई या नहीं? पूरा फील के साथ में समझ आया? यस। तो जितना भी डिस्टेंस आप शिफ्ट करते हैं उसी डिस्टेंस के हिसाब से एक मूवमेंट आता है, समझा? और फोर्स तो जो का तो शिफ्ट होता है पैरेलल में। लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग तो शिफ्टिंग में कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं है। अरे समझ आया या नहीं? चलिए, अब प्यारे बच्चों यहां से आप ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, समझा? अब आपका टेस्ट हो रहा है बच्चों, समझा ना? इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा है 1000 न्यूटन का, और यहां पर एक ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है जेड, और इस जेड पॉइंट पे मैं से शिफ्ट करना चाहता हूं, तो जेड पॉइंट तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग थोड़ा ही पड़ रहा है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग पॉइंट नहीं है तो या तो लेफ्ट होगा राइट होगा, तो हमेशा पैरेलल शिफ्टिंग में ही आएगा वो कॉन्सेप्ट। लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग तो है नहीं जेड पॉइंट, तो पैरेलल शिफ्टिंग में आएगा। तो करो शिफ्ट यहां से। कैसे करेंगे? ए से जब जेड पे शिफ्ट करेंगे तो ए से लेके जेड तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कितनी है। पता है बच्चों, देखना पड़ेगा या नहीं? हाँ, तो यहां से ही देख लेंगे सर जी। मान लो ये डिस्टेंस आपको हमेशा गिवन होगी कि मान लो यहां से लेके जेड तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई है, या छोड़ो ये मान लो 2 मीटर है। अब करो शिफ्टिंग कैसे करेंगे बच्चों आप? समझ आ ना? तो सर जी क्या आ जाएगा यहां से? समझ आ ना? यहां से आ जाएगा बच्चों कि 1000 न्यूटन तो जो का तो आ जाएगा। ये नहीं करना है कि पॉइंट बिल्कुल जस्ट बराबर में ही होना चाहिए, नहीं, वो आगे ऊपर नीचे भी हो सकता है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको। बात होती है जेड पॉइंट अगर यहां है तो देखो, मैंने एक जुगाड़ बताता तुम्हें, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे एमटेक करना, पीएचडी करना, डीलिट करना, कहीं चले जाना तुम, जब भी मूवमेंट लेना हो तो जिस पॉइंट के प्रति मूवमेंट लेते हैं वहां पे हमेशा कील गाड़ देते हैं, मन ही मन में।
क्यों मन मन में बहुत कुछ करते रहते हैं आप, तो ये भी काम कर लिया करो। तो मान लो ये लकड़ी की बॉडी है और यहाँ पे कील ठोक दिया आपने, अगर कील ठोक दी है तो कील के पीछे बॉडी घूम सकती है, मान लो यहाँ पे कील लगाते तो घूम सकती है नहीं, यहाँ पे कील ठोक दी है तो बताइए 1000 न्यूटन कैसे घुमाएगा कील के पीछे? एंटी क्लॉक। तो कितना आ जाएगा? एंटी क्लॉक का मूवमेंट आएगा। जेड पे इस बार कभी क्लॉक का ही आदत डाल लें, इधर होता तो क्लॉक आता, इधर आया तो एंटी क्लॉक बन रहा है, देखो तो 1000 × 2 तो 2000 न्यूटन मीटर का आ जाएगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगेगा जेड पॉइंट पे 2000 न्यूटन मीटर। बताए बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग अब आपको समझ आया या नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सर जी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझ आया ना? आई होप आपको स्टोरी समझ आ रही होगी, राइट। चले बच्चों अब ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है, देखो सॉम में भी इसकी जरूरत पड़ती है, समझ आया ना? सॉम में कैसा कहाँ जरूरत पड़ती है कि कभी कभी क्या करता है कि कैंटिलीवर बीम दे देगा वो, समझ आया ना? और ये कैंटिलीवर बीम है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर एक मेटल की रोड को वेल्ड कर देगा और यहाँ वेल्डिंग कर देगा और यहाँ पे देगा 100 न्यूटन और ये देगा 2 मीटर। ऐसा बड़ी BMD बनाओ इसका समझ आया? कैंटिलीवर तो ए और बी है, तो हम क्या करते हैं इस लोड को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा बी पे, तभी तो कैंटिलीवर बनाओगे। ए बी का ही तो बनाना है ऐसा बड़ी BMD, यही बोलेगा वो। तो पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो क्या 100 न्यूटन यहाँ पे जोंका तो आ जाएगा, और क्या देखो ये एंटी क्लॉक बन रहा है यहाँ पे, कितना 200 न्यूटन मूवमेंट आ गया यहाँ पे। अब बना बड़ी BMD, निकालो रिएक्शन। अरे समझ आया या नहीं? तो वहां पे जरूरत पड़ जाती है इनकी, परंतु ऑब्जेक्टिव में इनके चांस नहीं होते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना काम नहीं करा सकता आपसे वो, समझा ना? क्योंकि वहां टाइम नहीं होता है, राइट। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कॉन्सेप्ट ना सीखें, समझ आ गया? चलिए तो ये कहानी है। तो सर जी अब इसके बाद मेनली हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेज को, सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो फोर्सेज क्या, फोर्स क्या होते हैं समझ लिया, परंतु सिस्टम का मतलब क्या है सर जी? तो देखो सिस्टम कुछ नहीं है, समझा? होता क्या सर जी कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगे रहते हैं, एक से ज्यादा फोर्स लगे रहते हैं, मान लो ये फोर्स है F1, ये है F2, ये है F3, इन्हें 100 न्यूटन 200 न्यूटन 250 न्यूटन ऐसे भी मान सकते हैं आप। हम जनरल भाषा में बात करेंगे F1 F2 F3 मानेंगे, राइट, या P1 P2 P3 मान सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है नोटेशन क्या ले रहे हैं। तो मान लो 3 फोर्स लगे हैं, तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक से ज्यादा फोर्सेज लगते हैं तो फोर्स के इन फोर्सेज के ग्रुप को ही सिस्टम ऑफ फोर्सेज कह दिया जाता है, बाकी कोई भारी भरकम चीज नहीं है। एक ही बॉडी के ऊपर ये नहीं कि एक इस फोर्स एक 10 बॉडी हैं, एक इस बॉडी के ऊपर लगा फोर्स, एक दूसरी बॉडी के, तो सभी बॉडी को मैं ग्रुप बोल देना। एक ही बॉडी के ऊपर जब जितने फोर्स लगे होते हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, उन्हें सिस्टम कहा जाता है। तो एक बॉडी के ऊपर जितने भी सभी फोर्स, टोटल फोर्स लगे रहते हैं, उस फोर्स के ग्रुप को ही सिस्टम ऑफ फोर्सेज कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ फोर्सेज applied on a body is called system of forces. Group of forces applied on a body, a body, एक body, right? तो समझ आया ना? तो सीधा एक लाइन में डिफाइन कर देंगे सर जी ने, आप समझ आया ना? ये कोई ऐसी भारी भरकम चीज नहीं है। चलिए तो सीधा बोल देंगे बच्चों आप कि द ग्रुप ऑफ फोर्सेज, द ग्रुप ऑफ फोर्सेज which applied, the group of forces which applied on a body, which applied on a body is called group of forces, is called, sorry, system of forces, is called system of forces। बताइए बच्चों बात समझ आया नहीं? यस। तो ये सीधा सिस्टम ऑफ फोर्सेज को आपने डिफाइन कर लिया। अब प्यारे बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ फोर्सेज बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इन्हें अप्लाई करने के कई तरीके हैं, और उन्हीं तरीकों को सिस्टम ऑफ फोर्सेज के टाइप बोल दिया जाता है, और हर एक टाइप का अपना एक पर्टिकुलर नाम रख दिया जाता है, राइट और रॉन्ग? चलिए तो देखो बच्चों यहां पर स्टोरी क्या है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्सेज के टाइप्स पढ़ेंगे बच्चों। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज, राइट और रॉन्ग? टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज, इनकी बात करेंगे यहां से, क्लियर है? तो देखो
प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ फोर्सेज कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, उसके बाद उन्हें समझाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला होता है कोलिनियर फोर्सेज, कोलिनियर फोर्सेज या कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेज भी कह सकते हैं आप। फोर्स नहीं बोल रहा हूं, फोर्सेज यानी प्लूरल, यानी एक से ज्यादा है, तो कोलिनियर फोर्सेज। दूसरा होता है बच्चों कॉन्करंट, कॉन्करंट फोर्सेज या कॉन्करंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज, पूरा नाम ये लिख सकते हैं ना, हम सिस्टम ऑफ फोर्सेज के टाइप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्सेज क्या होते हैं उन्हें देखना है। फोर्सेज मतलब बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, उन्हें कोप्लेनर कब कहेंगे, कॉन्करंट कब कहेंगे, कोलिनियर कब कहेंगे, ये सारी कंडीशन हमें जाननी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कोप्लेनर, ऐसे लिख दें चाहे आप कोप्लेनर को, कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्सेज या सिस्टम ऑफ फोर्सेज। सिस्टम ऑफ फोर्सेज को मैं शॉर्ट में फोर्सेज ही बोल रहा हूं, राइट, यानी इसका मतलब जो फोर्सेज है वो कोप्लेनर भी और कॉन्करंट भी है। ऐसा आ गया इसमें कहानी। चलो उसके बाद नेक्स्ट आएगा कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेज, और क्या नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस, ऐसा देखेंगे आप, समझ आ? तो बस यही पढ़ने के बाद आपको सारे कॉम्बिनेशन पता चल जाएंगे। अर्जी फर्जी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं। तो ये सब सिस्टम ऑफ फोर्सेज है। मेनली तो आपको दो ही वर्ड का मतलब जानना कि कोप्लेनर क्या होता है, कॉन्करंट क्या होता है। कोप्लेनर समझ आ गया तो उसका उल्टा नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कोप्लेनर कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो उन्हें नो कोप्लेनर बोल देते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। तो मान लो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 4 5 एंड दिस इज 6, राइट। तो इन सभी सिस्टम ऑफ फोर्सेज को हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों। और ये सिस्टम ऑफ फोर्सेज पढ़ने के बाद इन्हें डिटेल में देखेंगे थोड़ा, क्योंकि इनके रिजल्टेंट निकालने पड़ते हैं फिर, है ना। चलिए तो ये पूरी लिस्ट खत्म करेंगे हम। तो आज का लेक्चर तो यहीं पे समाप्त करते हैं, राइट। ये पूरी लिस्ट खत्म करने के बाद फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे इनका। रिजल्टेंट जब निकालोगे तो वहां पे आपको 3 लॉ पढ़ने रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट जब फोर्स का निकलता है तो 3 लॉ के यूज होते हैं, उनके द्वारा ही निकलता है। पहला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा लॉ ऑफ ट्रायंगल, तीसरा लॉ ऑफ पॉलीगन। सच बताऊं तो ट्रायंगल पॉलीगन झंड है, मेन तो लॉ पैरेललोग्राम ही है जो दुनिया में सबसे पहले आया था। उसी के सहारे लॉ ऑफ ट्रायंगल बना है, और लॉ ऑफ ट्रायंगल भी कुछ नहीं है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही है। लॉ ऑफ पॉलीगन भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही है। तो बस मेनली तो इसी पे मास्टरी करनी है आपको। ट्रायंगल पॉलीगन फटाक से उड़ा देंगे 5-5 मिनट में, राइट। यस, बस इस चैप्टर में मेन यही है हेडिंग, और कुछ नहीं है इसमें। और उसके बाद एक है लामी थ्योरम, समझ आ ना। बस कहानी खत्म। तो कल ये चैप्टर हम पूरा दी एंड कर देंगे।